ओके। तो आज से एक नीट वन शॉट सीरीज शुरू कर रहे हैं। इसमें एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर एकदम कम से कम पॉसिबल समय में निपटाते जाएंगे। ठीक, अब शुरुआत कर रहे हैं इसके मॉडर्न फिजिक्स से। मॉडर्न फिजिक्स में आज करेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स के बाकी चैप्टर्स आएंगे और इसके बाद जो भी जनता बोले वो चैप्टर्स लेंगे, या फिर अगर लेट से कोई फॉलो ही नहीं कर रहा है क्योंकि चैनल नया है तो हो सकता है कि मतलब लार्ज नंबर ऑफ व्यूज ना रहें, तो उसके डर से भी बहुत सारे बच्चे फॉलो ना करें। तो अगर जो भी फॉलो कर रहे हैं तो वो जो चैप्टर बोलेंगे वही चैप्टर लेंगे, या फिर नहीं तो जो हाई वेटेज चैप्टर है और इजी टू मतलब डुएबल है और हाई वेटेज चैप्टर है उस चैप्टर को कंटिन्यूस में लेते जाएंगे। नीट एग्जाम के पहले सारे चैप्टर्स कंप्लीट होंगे वन शॉट। ये मतलब अगर फॉलो कर रहे हो, चैनल भले ही नया है, व्यूज भले ही कम होंगे, मास्टर में बहुत गुदा है तो मास्टर पे भरोसा रखेंगे। ठीक, तो सारे ही चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे एकदम। अगर वन शॉट फॉलो करे हो तो एक मात्र एक वन शॉट होगा जो तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नीट। इस वन शॉट के बाद इसमें सारे ही फॉर्मूले हम कवर करेंगे, सारे टॉपिक जो भी पॉसिबल कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है सारे के सारे टेक्निक भी फॉलो कर मतलब सब कुछ करेंगे। जैसा कि दिख रहा है कि मतलब सारे ही नोट्स हमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है इसमें, तो ये नोट्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन में अपलोडेड होगा। और पढ़ाते समय जो एक भाग भूक करेंगे पढ़ाते टाइम, तो वो भी जो अनोटेटेड नोट्स होता है वो भी मतलब नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड होगा। तो दोनों ही पीडीएफ अटैच होंगे, जो भी तुम रेफर करना चाहो मतलब बाद में सीक्वेंस में देख सकते हो। अभी वीडियो देखते समय ज़्यादा समझने पे फोकस करो, ठीक, क्योंकि चीज़ें थोड़ी सी रफ्तार में करेंगे क्योंकि टाइम तुम्हारे पास भी बहुत कम है और किसी के पास मतलब तुम्हारे पास ही बेसिकली कम है, हम तो वेले ही बैठे हैं। तो इसलिए चीज़ें फालतू की इधर उधर का डिस्कशन, इधर उधर की बकवास नहीं करेंगे, सीधा टू द पॉइंट कट टू कट सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक, तो इस वीडियो में भी बिना कुछ फालतू के बकवास किए हुए जो भी बकवास की बातें होगी एंड में देख लेंगे, कर लेंगे। अभी तो क्लियर कॉन्सेप्ट है कि मतलब ये नीट वन शॉट सीरीज है, इसमें डेली एक एक वीडियो या फिर कुछ एक एक दिन का गैप दे के हो सकता है कि वीडियो अपलोड हो। सारे ही चैप्टर कवर होंगे नीट एग्जाम के पहले। चैप्टर का जो नोट्स होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच्ड होगा। दो तरह के नोट्स अटैच होंगे, एक तो खाली खाली ऐसे ही जो बनाया गया है ये नोट्स अटैच्ड होगा, और एक होगा जो पढ़ाते समय भागमुख करेंगे जो भी कुछ लिखेंगे वो वाले दोनों ही नोट्स अटैच्ड होंगे, तो उसको तुम रेफर कर सकते हो। ठीक, चैनल नया है पर मास्टर पे भरोसा रखना है कि मास्टर बहुतों के नैया पार लगा चुका है, क्योंकि बेसिकली हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, ऑनलाइन में अभी शुरुआत ही है। तो हो सकता है कि मतलब जान पहचान थोड़ी कम हो, पर कोई बात नहीं, मास्टर ने बहुत कर रखे हैं। तो खुद की पढ़ाई अब कितना ही करूँ, तो मतलब आगे पढ़ाते हैं, पढ़ा के दिखाते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक, बिना कुछ फालतू के इधर उधर गप्पे सप्पे किए हुए। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो क्या है, प्लैंक्स क्वांटम थियरी। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है कि मतलब प्लैंक्स क्वांटम थियरी बेसिकली बोलता है कि एक लाइट का जो रेडिएशन होता है उसको तुम ऐसा कंसीडर कर सकते हो कि जैसे मान लो कि कोई रेडिएशन आ रहा है तो उसको तुम ऐसा कंसीडर कर सकते हो कि वो रेडिएशन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। उन छोटे छोटे पार्टिकल को हम क्वांटा ऑफ एनर्जी या फिर फोटॉन्स भी बोलते हैं। ठीक, अब ये जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, इन पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल का जो एनर्जी होता है उसका एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू, जहाँ पे एच जो होता है वो प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं इसको, जिसकी वैल्यू होती है प्लैंक्स कांस्टेंट, ऐसा नाम से ही प्रतीत हो रहा है, वो एक तरह का कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक, तो एक तो एनर्जी का फॉर्मूला अगर फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो वो हो गया एच न्यू। ये एच न्यू क्या है, एनर्जी ऑफ वन फोटोन है, ठीक, जो जिससे कि मिलकर रेडिएशन बना हुआ है, ऐसा हम इसको मानते हैं। या फिर वेवलेंथ के टर्म्स में लिखना चाहो तो वो होता है hc/λ, जहाँ पे c क्या, स्पीड ऑफ लाइट, c मतलब स्पीड ऑफ लाइट, नॉट व्हाट वी यूज इन द डे टू डे लाइफ। h क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट, और किसको किसको समझ में आया नीचे कमेंट में लिखो। h क्या होता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकेंड, और लैम्डा क्या, वेवलेंथ। ठीक, तो अगर वेवलेंथ दे रखा है किसी फोटोन का और उसका एनर्जी कैलकुलेट करना है तो hc/λ फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक, अच्छा, अब देख रहे हो कि h की वैल्यू ये हो गई, c जो होता है वो स्पीड ऑफ लाइट, उसकी वैल्यू ये हो गई, थोड़ा सा मतलब बड़ा बड़ा भारी भरकम सा नंबर है, तो इसको यहाँ पे पुट करोगे, h की वैल्यू, c की वैल्यू पुट करोगे, फिर लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे, कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा सा रायता फैल सकता है। तो उससे बचने के लिए एक शॉर्टकट में ये डायरेक्ट फार्मूला हम याद रखते हैं। शॉर्टकट में ये डायरेक्ट फार्मूला क्या है कि अगर वेवलेंथ एंगस्ट्रॉन में दे रखा हो, एंगस्ट्रॉन मतलब क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर,
मतलब अगर लैम्डा की वैल्यू दे रखा हो समथिंग इंटू 10⁻⁻10 मीटर, या फिर समथिंग मतलब ये कुछ भी हो सकता है, आलू टमाटर प्याज कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई नंबर हो सकता है। तो जैसे मान लेते हैं कि 5 दे दिया, तो इसको लिख सकते हो 5 एंगस्ट्रॉन। तो अगर वेवलेंथ एंगस्ट्रॉन में दे रखा है तो उसका यूज करके तुम डायरेक्ट एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हो 12400 डिवाइडेड बाय दैट लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉन में पुट करना है। तो जो तुम्हें एनर्जी मिलेगा वो एनर्जी का यूनिट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूजुअली एनर्जी का यूनिट होता है जूल, 1 जूल, मतलब एसआई यूनिट तो जूल होता है, लेकिन यहाँ पे जो एनर्जी मिलेगा तुम्हें वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा, क्योंकि इस चैप्टर में यूजुअली जो लैम्डा की वैल्यू दी होती है वो 10⁻⁹ या 10⁻10 के फॉर्मेट में ही दे रखा होता है। तो हम यूजुअली लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉन में यहाँ पे पुट करते हैं, तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट काफ़ी, ये भी एक एनर्जी का यूनिट है। तो अगर कन्फ्यूजन दोनों में कन्वर्जन कभी करना हो, ज़िंदगी में कभी आगे ज़रूरत पड़े तो कन्वर्ट कर सकते हो। लेट से जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आया, तुम्हें अगर जॉल में चाहिए तो उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो जॉल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इजकल टू कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जॉल, ये याद रखेंगे डायरेक्ट। और जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन, ये तीनों का तीनों फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक। पहला एच न्यू एच सी बाई लैम्डा और 12400 बाई लैम्डा, जहाँ पे लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉन में पुट करेंगे तो हमें जो एनर्जी की यूनिट मिलेगी वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगी, ठीक। सारे जो जरूरी के इंफॉर्मेशन है यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला फोटोन के बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं। फोटोन का, अब फोटोन एक तरह से हम फोटोन को क्या समझ रहे हैं कि मतलब एक पार्टिकल है, वो तो पार्टिकल है तो उसका हम मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, किसी भी जनरल पार्टिकल का मोमेंटम क्या होता है, m/v, तो वो पार्टिकल के लिए होता है। अब फोटोन चूंकि मतलब बहुत ही स्पेशल तरह का पार्टिकल है, तो इसका जो मोमेंटम होता है वो मोमेंटम की फॉर्मूला होती है h/λ, जहाँ पे h क्या, अगेन प्लैंक्स कांस्टेंट, वही वाली वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, और लैम्डा क्या, वेवलेंथ ऑफ दैट फोटोन। तो वेवलेंथ दे रखा होगा तो तुम उसका यूज करके उस फोटोन का मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हो। मोमेंटम का फॉर्मूला, मोमेंटम ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या, h/λ, ये याद रखेंगे। अच्छा, अब कुछ बातें करते हैं फोटोन के बारे में। फोटोन एक तरह से काफ़ी स्पेशल पार्टिकल है, तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा की जाए। पहला पॉइंट अब यहाँ पे है कि फोटोन आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब फोटोन, ये जो पार्टिकल है, उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पास कराओ या फिर मैग्नेटिक फील्ड में पास कराओ, उस पर कुछ असर नहीं होता है, वो डिफ्लेक्ट होता नहीं है अपने पाथ से। विच शोज डैट दे आर न्यूट्रल एंड डू नॉट कैरी एनी चार्ज। वो इसलिए डिफ्लेक्ट नहीं होता है क्योंकि उस पर कोई चार्ज होता है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में भी जा रहा है और कुछ उस पर फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो तुम क्या कंक्लूड कर सकते हो कि मतलब वो जो पार्टिकल है उस पर चार्ज है ही नहीं, ठीक। तो पहला फोटोन के बारे में हमें क्या पता होना चाहिए कि फोटोन्स आर चार्जलेस पार्टिकल, उनका कोई भी चार्ज नहीं होता है, उस पर चार्ज जो होता है वो 0 होता है। अगली बात क्या बोल रहा है कि द एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। जो फोटोन का एनर्जी होता है वो उसके फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। बट इज, अब एक्चुअल में ये टाइपर से हो सकता है गलती हो गया हो, बट इज नॉट इच, बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। लेकिन ये फोटोन का जो इंटेंसिटी होता है उससे इंडिपेंडेंट होता है। मतलब क्या हुआ कि जैसे कि हमने पिछले देखा कि जो एनर्जी ऑफ फोटोन होता है वो क्या, एच न्यू होता है। तो जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इंटेंसिटी मतलब क्या होता है कि मतलब कितने नंबर ऑफ फोटोन आ रहा है। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन आ रहे होंगे तो इंटेंसिटी ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन आ रहे हैं तो फोटोन का जो एनर्जी होगा वो बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। हर एक फोटोन का जो एनर्जी होगा वो अकेले है या फिर ग्रुप में है, उससे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वो मतलब अपने आप में एक कंप्लीट चीज़ है, और उसका जो एनर्जी होगा वो सिर्फ और सिर्फ उसके फ्रीक्वेंसी या फिर उसके वेवलेंथ पे ही डिपेंड करेगा। उसका इंटेंसिटी कितना है, मतलब कितने सारे फोटोन्स आ रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा ही नहीं, ठीक। ये हो गया। द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट। अब जो फोटोन होता है उसकी जो मतलब वो ट्रैवल जब करता है तो उसकी जो वेलोसिटी होती है वो डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट हो सकती है, ठीक। मतलब हो क्या सकती है, होती है।
ठीक, ये तीसरी बात होगी फोटोन के बारे में। तो फोटोन के बारे में ये 3 बातें याद रखेंगे। एक चौथी बात एक्स्ट्रा ऐड की जाए कि फोटोन का मास के बारे में। तो फोटोन का जो रेस्ट मास होता है, अगर फोटोन रेस्ट में है, जो कि यूजुअली होता नहीं है, पर अगर फोटोन रेस्ट पे रहे तो उसका जो रेस्ट मास होता है वो भी 0 होता है। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। ठीक, तो ऐसा फोटोन को हम बोलते हैं कि वो एक चार्जलेस और मासलेस पार्टिकल है। फोटोन एक तरह से चार्जलेस और मासलेस पार्टिकल है। ठीक, अगला टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, अब ये क्या बोलता है, बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है उसको पहले समझते हैं कि मतलब किसी भी मेटल सरफेस पे, कोई भी मेटल सरफेस पे अगर रेडिएशन कोई फॉल हो रहा है और उसकी वजह से मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक, अच्छा, तो वही सेटअप यहाँ पे मतलब कुछ फोटो बना रखे हैं, इस फोटो को समझेंगे। पहले ये समझते हैं कि लेट से ये कोई मेटल सरफेस है, मेटल प्लेट है। अब इस मेटल प्लेट पे अगर हम रेडिएशन फॉल कराएं और अगर इससे इलेक्ट्रॉन बाहर आए तो इस प्रोसेस को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि कोई भी रेडिएशन इस पे फॉल कराओगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। उस रेडिएशन के पास कुछ मिनिमम एनर्जी होना चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से निकाल सकता है। ठीक, तो द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड बाय अ मेटल सरफेस टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक, तो थ्रेशोल्ड एनर्जी को यूजुअली हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द मेटल सरफेस टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। उससे इलेक्ट्रॉन अगर निकालना है तो उस रेडिएशन के पास कम से कम इतना एनर्जी तो होना ही चाहिए, तभी वो इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएगा, नहीं तो नहीं निकाल पाएगा। अब उस एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब उस एनर्जी को अगर हम इक्वेट कर दे एच न्यू से, तो जो कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होगा उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब उसी एनर्जी को अगर हम इक्वेट कर दें एच सी बाई लैम्डा से, तो उसमें जो कॉरेस्पॉन्डिंग लैम्डा आता है उसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक, तो ये डेफिनेशन कुछ होता है, जो कि डेफिनेशन ज़्यादा जरूरत होगा नहीं, हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। ठीक, तो थ्रेशोल्ड रिलेटेड होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी से। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछे तो जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होता है उसको हम एच न्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ पूछे तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसको हम एच सी बाई लैम्डा नॉट से इक्वेट कर देंगे और फिर कैलकुलेट करके लैम्डा नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए बेसिकली, अब रेडिएशन का हम जानते हैं कि 2 नेचर होता है, एक तो वो वेव नेचर शो करता है, एक पार्टिकल नेचर शो करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए रेडिएशन का पार्टिकल नेचर काम में आता है। मतलब पार्टिकल नेचर का यूज करके हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फेनोमेना को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और ये किया था आइंस्टाइन बाबा ने पहली बार। तो आइंस्टाइन बाबा ने इसको एक्सप्लेन किया तो एक इक्वेशन दिया, मतलब इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड, उस इक्वेशन को हम बोलते हैं आइंस्टाइन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये इक्वेशन क्या दिया वो समझते हैं कि जैसे लेट से ये कोई मेटल प्लेट है, इस पर कुछ रेडिएशन फॉल कर रहा है, उस रेडिएशन का जो एनर्जी है वो बोल देते हैं एच न्यू है। मतलब उस रेडिएशन में जो फोटोन है उस फोटोन का एनर्जी जो है वो एच न्यू है। तो वो जो टोटल एनर्जी होगा फोटोन का वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी ऑफ द मेटल, मतलब जो भी थ्रेशोल्ड एनर्जी रिक्वायर्ड होगा मेटल सरफेस को द्वारा वो, प्लस जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी अवेलेबल होगा उस रेडिएशन में, वो एक्स्ट्रा एनर्जी अपीयर होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन उससे निकलेंगे उनके पास वो उतना एक्स्ट्रा एनर्जी मौजूद होगा। ठीक, तो मतलब मान लो कि मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो मतलब मान लो कि 10 जूल का हमने एनर्जी इस पे डाला, एग्जाम्पल के लिए बस बोल रहा हूँ, और इससे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए चाहिए 3 जूल ऑफ एनर्जी। तो जो बचा हुआ 7 जूल ऑफ एनर्जी है वो कहाँ जाएगा, वो होगा जो इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनके पास होगा। अब इलेक्ट्रॉन का जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो 0 से लेकर के कुछ मैक्सिमम वैल्यू तक हो सकता है, और ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो मतलब इस इक्वेशन से, जैसे कि यहाँ पे 10 जूल एनर्जी हमने डाला है, 3 जूल एनर्जी चाहेगा इस मेटल सरफेस मेटल से इलेक्ट्रॉन को निकालने में, जो बचा हुआ 7 जूल है, तो वो 7 जूल मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन ले सकता है। ये भी संभव है कि हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन निकला है उसका काइनेटिक एनर्जी लेस देन दैट हो,
पर अनटिल एंड अनलेस ये दिया ना हो प्रॉब्लम में, हम मान के चलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से निकला है, और उसके पास जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगा, जो भी बचा हुआ एनर्जी है, वो पूरा का पूरा एनर्जी इलेक्ट्रॉन के पास अवेलेबल होगा। तो एच न्यू नॉट इज इक्वल टू 5 प्लस के मैक्स। अभी थोड़ा सा मैं डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उससे बोर नहीं होंगे। ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा थियरी पे भी फोकस करते हैं, कॉन्सेप्ट पे भी फोकस करते हैं, ताकि जब प्रॉब्लम दिया हो तो कॉन्टेक्स्ट समझ में आए कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ठीक, तो उसके लिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ, डायरेक्ट सिर्फ फॉर्मूला बता के भगाएंगे नहीं, तब भी बहुत शॉर्ट में ही, मिनिमम पॉसिबल टाइम में ही ख़त्म करेंगे। तो ये आइंस्टाइन बाबा ने इक्वेशन क्या दिया कि टोटल एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो अब इसी इक्वेशन को हम अगर ऐसे लिखें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देन दैट विल बी इक्वल टू एच न्यू माइनस 5, एच न्यू माइनस 5। और 5 को क्या लिख सकते हो, एच सी बाई लैम्डा लिख सकते हो, एच सी बाई लैम्डा नॉट, यहाँ पे लैम्डा नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। ठीक, तो ये फॉर्मूला बेसिकली हमें याद रखना है, क्योंकि इस फॉर्मेट में जो क्वेश्चन होंगे वो ज़्यादा आसानी से सॉल्व होंगे, मतलब ज़्यादा यूज में आते हैं यही वाले फॉर्मूला। ऐसे भी याद रख सकते हो, फिर इसको ऐसे भी याद रख दो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन माइनस थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक, अच्छा, अब एक और टर्म आता है यहाँ पे। अब उसके लिए पहले ये समझते हैं कि मान लो कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और यहाँ पे अगर हम एक दूसरा प्लेट लगा दें और उस प्लेट से एक वायर कनेक्ट कर दें ऐसे, तो जो भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल रहा है, कुछ काइनेटिक एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन आएगा इधर, इस प्लेट पे टकराएगा, इस प्लेट पे टकराएगा, फिर इस वायर के थ्रू ऐसे फ्लो करने लगेगा, तो एक करंट सेटअप हो जाएगा। करंट सेटअप हो जाएगा तो इस करंट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, क्योंकि ये जो करंट है वो चूँकि फोटो इलेक्ट्रॉन की वजह से आया हुआ है, जो भी यहाँ पे इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है उनको हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, क्योंकि वो मतलब फोटो मतलब लाइट होता है, तो लाइट के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन है। और इन इलेक्ट्रॉन से जो करंट सेटअप होगा वायर में, उसको बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, अच्छा, अब एक होता है कि अगर इस इलेक्ट्रॉन को रोकना है, मतलब इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे पहुँचने ही नहीं देना है, अगर पहुँचने ही नहीं देना है तो इसको हम ये कर सकते हैं कि इसके उल्टा डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन को कुछ एनर्जी दे दें, और उतना ही एनर्जी दें जितना कि इसके पास मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल है। अब इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम एनर्जी कितना अवेलेबल है, ये के मैक्स, इतना मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल है। अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को उल्टी डायरेक्शन में, मतलब इसके लिए एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर किसी चार्ज Q को तुम डेल्टा V पोटेंशियल से पास कराओगे तो उसके पास एनर्जी कितना स्टोर हो जाएगा, उसके पास कितना वर्क डन करना पड़ेगा, या फिर कितना एनर्जी उसमें आ जाएगा, वो फॉर्मूला होता है Q डेल्टा V। ठीक, अगर किसी चार्ज को, अब इसको मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी चार्ज को Q को तुम डेल्टा V पोटेंशियल से पास करा रहे हो, तो पास कराने के बाद उस चार्ज में जो एनर्जी होगा वो किसके बराबर होगा, Q डेल्टा V। या फिर ये कैलकुलेट करना हो कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा उस चार्ज को पास कराने के लिए, अगर वो उल्टा में पास करा रहे हैं तो वर्क डन विल बी ऑल्सो बी इक्वल टू Q डेल्टा V। ठीक, तो वैसे ही अब यहाँ पे जो मतलब Q डेल्टा V क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन द चार्ज पार्टिकल, या फिर वर्क विच वी हैव टू डू। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है और उसके पास काइनेटिक एनर्जी KE है, तो अगर हम उसमें उल्टा पोटेंशियल अप्लाई कर दें और उसको इस डायरेक्शन में इतना एनर्जी, मतलब इधर इतना एनर्जी डाल दें, वो एनर्जी किसके बराबर होगा, E डेल्टा V के बराबर, क्योंकि यहाँ पे जो चार्ज है वो E के बराबर है। तो उल्टा एनर्जी अगर इस डायरेक्शन में उतना ही दे दे तो वो इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन मूव ही नहीं करेगा। तो वही हमें यहाँ कैलकुलेट करना पड़ता है, कितना पोटेंशियल उल्टा में अप्लाई कर दें ताकि जो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन रुक जाए, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो आगे बढ़े ही ना, मतलब इस प्लेट पे जाके टकराए ही ना। तो उसके लिए उल्टा डायरेक्शन में हमें उतना ही एनर्जी देना होगा जितना कि काइनेटिक एनर्जी उसके पास अवेलेबल है। तो हम E डेल्टा V, लेट्स से V0 इज द पोटेंशियल डिफरेंस विच वी नीड टू अप्लाई टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन। तो वो EV जो एनर्जी होगा वो एनर्जी होना चाहिए K मैक्स के बराबर, और ये एनर्जी हम उल्टा डायरेक्शन में सप्लाई कर रहे हैं उसको। तो जो K मैक्स को अगर हम EV से V0 मतलब V0 को यहाँ पे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल रहे हैं, अगर V0 दे दें अगर, तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ही रुक जाएगा। और जो K मैक्स है वो किसके बराबर होता है, ये फॉर्मूला होता है।
तो जब भी अपने को अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना है तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को ई वी नॉट से इक्वेट कर देंगे। तो हमें जो मैक्सिमम पोटेंशियल अप्लाई करना होगा रुकने के लिए वो मिल जाएगा। तो ये वी नॉट जो होता है उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। यहाँ पे लिखा भी गया है वी नॉट क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ठीक। यहाँ पे लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और फाई नॉट मतलब बेसिकली मैंने यहाँ पे फाई लिख रखा है तो ये हो जाएगा फाई नॉट। ये फाई नॉट जो है वो क्या वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल है, वर्क फंक्शन थ्रेशोल्ड एनर्जी वही वाला, ठीक। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हुआ। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेसिकली हमें ये 3 इक्वेशन याद रखने हैं, ठीक। एक हो गया थ्रेशोल्ड एनर्जी से रिलेटेड, एक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड, और एक स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेटेड। स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए हमेशा ध्यान में रखेंगे पहले हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे और उसको ई वी नॉट से इक्वेट कर देंगे, तो हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल जाएगा कि कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई करना चाहिए। अगला आगे देखते हैं। अब इसी में बेसिकली पीछे वाला ही है और उसमें एक पॉइंट और एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कभी कभी इफिशियंसी कैलकुलेट किया जाता है। इफिशियंसी क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये मेटल प्लेट है और इस मेटल प्लेट पे मैं बोल रहा हूँ कि कैपिटल एन डॉट का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड जो कि इस पे फॉल हो रहा है, जो कि मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स बाहर से आके उस मेटल प्लेट पे टकरा रहे हैं। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड जो कि इंसिडेंट हो रहा है, और उसकी वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड जो कि इजेक्ट हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर यूनिट टाइम। अब इन दोनों का जो रेशियो होगा, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ फोटॉन्स जो कि पड़ रहा है उस पर, वो होगा इफिशियंसी के बराबर। कि मतलब ये फोटो इलेक्ट्रिक प्रोसेस जो है कितना इफिशियंट है, ठीक। जैसे मान लो कि 100 फोटोन पड़ा और उसकी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन इमिट हुआ, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा 2/100, 0.02, या फिर इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2% का इफिशियंसी है, ठीक। तो ये हो गया, तो इसको इफिशियंसी मतलब ऐसा डिफाइन करते हैं, ठीक। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान देते हैं। मतलब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काफ़ी थोड़ा थियोरेटिकल चीज़ है, तो इससे जुड़ी जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको पॉइंट में यहाँ पे समराइज कर दिया गया है। बारी बारी से एक एक पॉइंट समझते हैं कि ये है क्या। बहुत सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है और कुछ बातें नहीं की है, तो वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि इससे कभी कभी थियोरेटिकल क्वेश्चन भी बनता है। तो हमें कॉन्सेप्ट वाइज भी पता होना चाहिए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, कैसे ये काम करता है, मतलब इसके जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, ठीक। तो उसके लिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं कि फॉर ए फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन लोअर देन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, नो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज पॉसिबल इवन इफ द इंटेंसिटी इज लार्ज। इसका मतलब क्या हुआ कि लेट्स से मतलब यहाँ पे न्यू नॉट जो होता है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। तो अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इस फ्रीक्वेंसी से कम है, इस फ्रीक्वेंसी से कम है, यानी कि जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसका जो एनर्जी है वो इस एनर्जी से कम है। अगर ऐसा है कि जो इंसिडेंट रेडिएशन का एनर्जी है वो इस एनर्जी से कम है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, चाहे इंटेंसिटी कितना भी हाई हो। मतलब 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1000, मतलब 10⁻10 कितना भी फोटोन आके पड़ जाए उस पर, अगर उनका एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम है तो इलेक्ट्रॉन कभी भी मेटल सरफेस से निकलेगा ही नहीं, ठीक। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा ही नहीं वहाँ पे, बेसिकली यही बात बोली जा रही है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है कि द करेंट फ्लोइंग ड्यू टू द फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था कि मतलब यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है बिकॉज ऑफ दिस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक। अगला पॉइंट बोल रहा है कि द सैचुरेशन वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बट इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे कि मान लो कि मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब फोटोन पड़ रहा है
तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अगर ज़्यादा नंबर ऑफ फोटोन अगर इस पर पड़े तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मतलब अगर जो रेडिएशन आ रहा है उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दें, मतलब उसमें ज़्यादा फोटोन अगर डालें, ज़्यादा फोटोन आके इस पर पड़े तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर निकलेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक, तो वही सेचुरेशन करंट क्या होता है कि द मैक्सिमम करंट विच इज पॉसिबल, तो जो मैक्सिमम करंट होगा वो ज़्यादा होगा। तो यही यहाँ पे बोल रहा है कि जो सेचुरेशन करंट होता है वो डिपेंड करता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे, कि जो रेडिएशन यहाँ पे पड़ रहा है उसका इंटेंसिटी कितना है। ज़्यादा इंटेंसिटी होगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, ज़्यादा फोटो करंट होगा, सिंपल। बल्कि और मतलब ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी पे, ना कि उसके फ्रीक्वेंसी पे। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एक ही फोटोन आके पड़ रहा है, मतलब कुछ ही फोटोन पड़ रहे हैं, उनका फ्रीक्वेंसी भले ही कितना भी ज़्यादा हो, उस पर करंट का कुछ लेना देना नहीं है। करंट डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ फोटोन इस पे आके टकरा रहे हैं। ज़्यादा फोटोन टकराएंगे तो ज़्यादा निकलेगा। एक एक फोटोन का एनर्जी कितना है उससे मतलब नहीं है। अगर इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी ज़्यादा होगा तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, ये बात डिपेंड करेगा। ठीक, तो अगला पॉइंट यही बोल रहा है, जैसे कि ये पॉइंट देख लेते हैं। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन वैरी लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बट इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। ठीक, मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसका मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा वो डिपेंड करेगा जो फोटोन्स पड़ रहा है उसका एनर्जी कितना है। अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी मतलब ज़्यादा एनर्जी होगा तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसके पास भी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा। वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि कितने नंबर ऑफ फोटोन पड़ रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन एनर्जी से कुछ लेना देना नहीं है कि ज़्यादा फोटोन होंगे तो ज़्यादा एनर्जी, ऐसा कुछ मतलब नहीं है। एक फोटोन जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करता है, पेयर्स में आएंगे। मतलब दो चार फोटोन मिलके ऐसा नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने की कोशिश करेंगे। एक फोटोन के पास कितना एनर्जी है वो एनर्जी यूज होगा एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके पास कितना एनर्जी रहेगा वो डिपेंड करता है उसको कौन से फोटोन ने निकाला है, मतलब जिस फोटोन ने निकाला उसके पास एनर्जी कितना था। तो जो एनर्जी लेट से 10 जूल का एनर्जी 10 जूल वाला कोई फोटोन आया, वो 3 जूल इलेक्ट्रॉन को निकालने में लग गया, तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके पास कितना एनर्जी होगा, 7 जूल एनर्जी होगा। ठीक, 7 जूल ऑफ एनर्जी होगा जो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में अपीयर होगा। तो वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि फोटोन के पास कितना एनर्जी था, ना कि कितने नंबर ऑफ फोटोन थे, क्योंकि उससे तो मतलब ही नहीं है। ऐसा नहीं होगा दो चार फोटोन आके एक इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ठीक, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ बहुत सीधा सीधा हिसाब चलता है, हमेशा पेयर्स में रहते हैं, ये दगाबाजी नहीं करते हैं। ठीक, मतलब दो चार मिल के एक पे नहीं झुक जाते हैं, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन। तो ऐसा मतलब ये हो गया। अगला बात आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल का। स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है? द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। तो बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल भी काइनेटिक एनर्जी के तरह ही होता है, क्योंकि हमने फॉर्मूला में भी देखा है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। मतलब EV0 जो है वो EV0 जो है वो Kmax के बराबर है। तो अगर Kmax मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रहा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा, ना कि इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा। सीधा हिसाब है। ठीक, स्टॉपिंग पोटेंशियल का हमने ग्राफ भी यहाँ पे प्लॉट कर रखा है। तो लेट्स से स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन अगर हम प्लॉट करें तो वो जो होता है बेसिकली मतलब हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो मतलब जैसे जैसे लेट्स से कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ते जाएगा। तो अगर इस फ्रीक्वेंसी का फोटोन अगर ले रहे हो तो उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो इसके बराबर होगा, मतलब यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा। अगर इस फ्रीक्वेंसी का इंसिडेंट रेडिएशन ले रहे हो तो उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो इसके बराबर होगा। ठीक,
अब ये ग्राफ कैसे आ रहा है स्ट्रेट लाइन, इसको भी तुम इजीली समझ सकते हो। जैसे कि अपना फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, और या फिर एच सी बाई लैम्डा, कुछ भी लिख सकते हो। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में लिखते हैं। ये इंसिडेंट एनर्जी और ये थ्रेशोल्ड एनर्जी, और जो के मैक्स होता है वो क्या, ई वी नॉट के बराबर होता है। सो दैट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो जो वी नॉट होगा वो ई को अगर हम उधर भेज दें तो वो एच बाई ई न्यू माइनस एच बाई ई न्यू नॉट। ठीक, अब यहाँ पे वेरिएबल देखें तो ये वी है और ये न्यू है, ये ध्यान देंगे, मतलब दोनों भी नहीं है। ये वी है वोल्टेज, स्टॉपिंग वोल्टेज, जो कि वाई एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है जो कि एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये अपना वाई है और ये एक्स है। तो अगर रिलेशन देखें वाई और एक्स में क्या है, तो एक सीधा साधा लीनियर रिलेशन है। लीनियर रिलेशन है, मतलब जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। कुत्ते भौंक रहे हैं बाहर, उस पर ध्यान नहीं देंगे। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, समथिंग एम एक्स माइनस सी। ये c कुछ कांस्टेंट है जो कि इंटरसेप्ट है। यहाँ पे दिख रहा है कि जो इंटरसेप्ट होगा वो नेगेटिव में जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो ये एक मेटल के लिए जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होगा, ये दूसरे मेटल के लिए हो गया। तो मतलब बेसिकली ये डिपेंड कर, ये है बेसिकली थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो डिफरेंट मेटल का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफरेंट हो सकता है। अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी जब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन है, तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी जब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से। तो अगर इस मेटल ए का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतना है तो इलेक्ट्रॉन अपीयर होंगे कब, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कब होगा, जब फ्रीक्वेंसी इस वैल्यू को एक्सीड करेगा। इसीलिए ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ पे। ठीक, इस मेटल बी का जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो न्यू नॉट डैश है। तो इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू कब होगा, जब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होगा, तब इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होगा। इसलिए जो ग्राफ है वो इसमें यहाँ से शुरू हो रहा है बेसिकली। और फिर जो भी काइनेटिक एनर्जी मतलब निकल रहा है एनर्जी, उस काइनेटिक एनर्जी को ई वी नॉट से इक्वेट करेंगे तो मतलब थ्रेशोल्ड नहीं, स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें मिल जाएगा। ठीक, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ अगर देखना है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस इंसिडेंट रेडिएशन का, तो ऐसा कुछ इक्वेशन है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक, ऐसा समझ सकते हो। ठीक है, अगला देखते हैं जो लास्ट पॉइंट है। मतलब इसमें बेसिकली तीन चीज़ें हैं, ध्यान देना है। तीन चीज़ें क्या है, फोटो करंट जो कि सेचुरेशन वैल्यू ऑफ करंट, तो वो सेचुरेशन वैल्यू जो होता है वो सिर्फ इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे नहीं। दूसरा है स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। तो दोनों के दोनों स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन पे डिपेंड करते हैं, ना कि इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ठीक, ऐसे ध्यान रखेंगे। और दोनों लीनियरली डिपेंड करते हैं। एक का तो ग्राफ भी यहाँ पे प्लॉट कर रखा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का। ठीक, लास्ट पॉइंट बोल रहा है कि द फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो होता है, बेसिकली ये कुछ अलग टाइप का एक पॉइंट है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो बेसिकली इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि रेडिएशन मेटल पे पड़ा, मेटल ने रेडिएशन को अब्जॉर्ब किया, थोड़ा गर्माहट हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन निकला, ऐसा नहीं होता है। वो इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। मतलब जैसे ही रेडिएशन पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, अगर रेडिएशन में इतनी काबिलियत है, इतना गूदा है कि इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, तो जैसे ही रेडिएशन पड़ेगा इलेक्ट्रॉन फट से बाहर निकलेगा। मतलब ठीक, ये रेडिएशन ये काफ़ी इंस्टेंटेनियस होता है। मतलब बेसिकली 10⁻⁹ सेकेंड के ऑर्डर का होता है। मतलब ये निकलने का जो टाइम होता है मतलब बहुत कम समय, एकदम इंस्टेंटेनियस। 10⁻⁷ काफ़ी छोटा टाइम है। ठीक, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है एकदम इंस्टेंटेनियसली निकलता है। ठीक, इवन व्हेन द इंसिडेंट रेडिएशन इज एक्सट्रीमली लो, मतलब एक्सट्रीमली डिम, मतलब भले ही रेडिएशन कितना भी डिम क्यों ना हो, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन कितना भी कम क्यों ना हो, अगर उसमें गुदा है निकालने का, इलेक्ट्रॉन को निकाल सकने का, तो वो तुरंत निकालेगा, भले ही थोड़ा सा ही लाइट क्यों ना पड़े। तो ऐसा नहीं, मतलब ऐसा फील आता है, फीलिंग्स वाइज जाओगे तो ऐसा फील आता है कि अगर थोड़ा सा रेडिएशन पड़े तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन ना निकले। ऐसा बात नहीं है। अगर थोड़ा सा ही रेडिएशन पड़े और रेडिएशन में गूदा है, मतलब रेडिएशन में उतना एनर्जी है कि इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है, तो वो निकाल देगा फटाक से। ये मतलब एक बात हो गई। एक और इसमें ग्राफ प्लॉट करते हैं हम, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस मतलब
कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल का, मतलब ये एक अलग टाइप का ग्राफ है। ये बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ ग्राफ है। जैसा कि हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में यहाँ पे बोला कि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है इंसिडेंट रेडिएशन का, ठीक। तो वही यहाँ पे देखोगे कि अगर लेट से कोई मेटल प्लेट अगर हम लें और उस मेटल प्लेट पे मतलब बहुत सारा अलग अलग फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन को डालें और उससे जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसको रोकने की कोशिश करें अगर, तो लेट से न्यू1, न्यू2 और न्यू3 ये तीन फ्रीक्वेंसी मतलब तीन डिफरेंट हम रेडिएशन ले रहे हैं। तो इसको पिक्चोरियली मैं बताऊं तो लेट से ये कोई मेटल सरफेस है, इस पे हम तीन तरह के रेडिएशन को फॉल करेंगे। एक जिसका फ्रीक्वेंसी न्यू1 है, दूसरा रेडिएशन जिसका फ्रीक्वेंसी न्यू0 है और एक तीसरा रेडिएशन जिसका फ्रीक्वेंसी न्यू3 है, ठीक। अब न्यू1 फ्रीक्वेंसी को जब हमने डाला, इससे जो इलेक्ट्रॉन निकला उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो एनर्जी चाहिए, उस इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए, वो पोटेंशियल जो ले न्यू0 है, तो वो पोटेंशियल कुछ ऐसे होगा। और मतलब इसमें दो बातें हम सीखने वाले हैं, एक तो सैचुरेशन करंट और एक स्टॉपिंग पोटेंशियल का। तो पहले सैचुरेशन करंट डिस्कस करते हैं, वो समझना ज़्यादा आसान होगा। तो पहले तो जो सैचुरेशन करंट होता है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। हमने पहले ही देखा था कि सैचुरेशन करंट जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ना कि फ्रीक्वेंसी पे। तो अगर हम तीन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी लें और तीनों का इंटेंसिटी सेम रखें तो जो सैचुरेशन करंट होगा वो सेम आएगा तीनों ही केस में। तो इसीलिए फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 2 और फ्रीक्वेंसी 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो सैचुरेशन करंट है वो सेम ही है, क्योंकि इंटेंसिटी तीनों ही रेडिएशन का सेम है, ठीक। ये समझ में आया। दूसरी बात जो बोली जा रही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। तो चूंकि ये तीनों डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी तीनों का डिफरेंट होगा। वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है कि इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस न्यू0 है, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस न्यू0 माइनस V01 है, इसका माइनस V02 है और इस फ्रीक्वेंसी का स्टॉपिंग पोटेंशियल माइनस V3 है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिफरेंट होगा, ठीक। जो कि हमने सीखा है तो वो यहाँ पे दिख रहा है। तो ये एक ग्राफ होगा। ये बेसिकली दो ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में ही रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है। ऑलमोस्ट हम एंड पे आ चुके हैं, मतलब थोड़ा सा ही पार्ट बचा हुआ है। एक नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, रेडिएशन प्रेशर। रेडिएशन प्रेशर क्या होता है कि मतलब जहाँ पे P क्या है, रेडिएशन प्रेशर I, जब इसका जो फॉर्मूला होता है रेडिएशन प्रेशर का, P = I/C × 1+R, जहाँ पे I क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंटेंसिटी क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इसको इंटेंसिटी बोलते हैं, ठीक। C जहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट, एज यूजुअल स्टैंडर्ड है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, × 1+R। R1 कांस्टेंट है और R को क्या बोलते हैं, स्मॉल r को रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द सरफेस, मतलब जो सरफेस है वो कितना रिफ्लेक्ट कर पा रहा है। अगर वो 100% रिफ्लेक्ट करेगा तो R की वैल्यू 1 हो जाएगी, अगर वो 100% लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो R की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो कोई भी रेडिएशन अगर किसी सरफेस पे पड़ रहा है तो उस सरफेस पे वो कितना प्रेशर अप्लाई करेगा, उस प्रेशर को हम रेडिएशन प्रेशर बोलते हैं। और रेडिएशन प्रेशर कैलकुलेट करना हो तो वो फॉर्मूला क्या होगा, P = I/C × 1+R। अगर रिफ्लेक्टिविटी 100% है, मतलब फुल रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो R की वैल्यू 1 हो जाएगी। कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो R की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर बीच में है तो कुछ दे रखा होगा, मतलब 0 से 1 के बीच में तो वैल्यू दे रखा होगा कितना रिफ्लेक्टिविटी है, वो यहाँ पर डालेंगे, रेडिएशन प्रेशर कैलकुलेट कर लेंगे। डायरेक्ट फॉर्मूला वाइज इसको याद रखेंगे, ठीक है। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, डी ब्रोगली वेवलेंथ। इसको डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, बेसिकली इसको डी ब्रॉय हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। अब इसका जो ओरिजिन है काफ़ी फनी, थोड़ा सा स्टोरी बताता हूँ। जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो फोटोन होते हैं उनका जो वेवलेंथ होता है
उनका जो मोमेंटम होता है, मोमेंटम ऑफ द फोटोन किसके बराबर होता है, h बाई लैम्डा के बराबर होता है। तो साइंटिस्ट कम्युनिटी में दो लोगों को पहले यही पता था कि जो मोमेंटम होता है, मतलब जो मोमेंटम होता है वो किसके बराबर होता है, h बाई लैम्डा के बराबर होता है। अब डिब्रॉय भाई साहब मतलब जब अपनी पीएचडी कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया, दिमाग लगाया और बोला कि अगर फोटोन का मोमेंटम जो है वो h बाई लैम्डा है, तो अगर कोई पार्टिकल है जिसका मोमेंटम p है तो उसका वेवलेंथ कितना होगा, तो उसका जो वेवलेंथ होगा लैम्डा वो होगा h बाई पी के बराबर। मतलब ऑब्वियस है कि p को इधर लेके चले हैं, लैम्डा को इधर लेके चले हैं। अब ये जो फॉर्मूला है ये क्या है कि अगर कोई पार्टिकल है जिसका मोमेंटम p है तो उस पार्टिकल मतलब पार्टिकल मोमेंटम अगर p है तो मतलब पार्टिकल मूव कर रहा होगा, पार्टिकल का मोमेंटम क्या mv के बराबर होता है। तो मतलब इसको ऐसा भी लिख सकते हो, h बाई पी को क्या mv लिख सकते हो, क्योंकि p मोमेंटम है पार्टिकल का, तो पार्टिकल का मोमेंटम mv होता है। पार्टिकल का मोमेंटम mv मतलब पार्टिकल मूव कर रहा है, तो पार्टिकल जब मूव करेगा तो वो एक तरह से वेव रेडिएट करेगा और उस वेव का जो वेवलेंथ होगा वो लैम्डा ऐसे दिया जाएगा। इसी बात के लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। मतलब ये बात ऑलरेडी पहले पता थी पर सिर्फ उसको उल्टा करके एक अलग तरीका से बोलने का, मतलब दोनों दो बात है यहाँ पे जो ये मोमेंटम है वो मोमेंटम ऑफ फोटोन है, पार्टिकल नहीं है, ये बात ध्यान देंगे। ये लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ फोटोन है, उसको इन्होंने पार्टिकल से रिलेट किया कि अगर पार्टिकल का मोमेंटम p होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ रिलीज्ड होगा वो जो वेवलेंथ होगा वो उसके फॉर्मूला ये हो जाएगा, सिंपल। तो अगर कोई पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है तो वो एक वेव रेडिएट करेगा और जिस वेव को हम बोलते हैं डिब्रॉय, डिब्रॉगली ऐसा लिखा गया, उसको डिब्रॉय पढ़ते हैं, डिब्रॉय वेव। और जो वेव जनरेट हुआ है उस वेव का जो वेवलेंथ होगा उसको बोलते हैं डिब्रॉय वेवलेंथ। और वो जो डिब्रॉय वेवलेंथ होता है उसकी वैल्यू होती है h बाई एम बी के बराबर। तो h जहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट वही वाला पुराना वाला, और एम बी जहाँ पे मास ऑफ द पार्टिकल, v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, सिंपल। ठीक, तो कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर वेवलेंथ कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेवलेंथ इज इक्वल टू h बाई एम बी। ठीक, अब इसी वेवलेंथ को कैलकुलेट करने का डिफरेंट तरीका भी हो सकता है। कभी कभी हो सकता है कि सीधे एम बी ना दिया हो, एनर्जी ऑफ द पार्टिकल दिया हो, तो अलग फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। जैसे अगर पार्टिकल का एनर्जी पता है तो एनर्जी को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी बेसिकली, और इसको इसमें अगर एम से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड तो ये बन जाएगा हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। और एम स्क्वायर वी स्क्वायर मतलब क्या है, मोमेंटम p। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर जो होगा वो 2m के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे ये जो 2m है वो इधर आ जाएगा, तो जो mv है वो √2m के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो mv के बदले अगर एनर्जी पता हो तो डायरेक्ट 2m पुट कर सकते हो, तो mv के बदला में हम सीधे √2m पुट कर सकते हैं। ठीक, तो अगर एनर्जी पता हो और मास ऑफ द पार्टिकल पता हो तो यही वाला फॉर्मूला है, उसको डायरेक्ट इस फॉर्मेट में भी यूज कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h बाई √2m। अच्छा, कभी कभी एनर्जी जो होता है वो एनर्जी ना देकर टेम्परेचर दे रहा होता है। तो अगर किसी पार्टिकल, मतलब ये बेसिकली गैस पार्टिकल के लिए होते हैं, कोई भी गैस पार्टिकल अगर एट टेम्परेचर T है तो उसका जो एनर्जी होता है वो किसके बराबर होता है, 3/2 kBT के बराबर। अगर कोई गैस पार्टिकल का टेम्परेचर T है तो उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी होता है वो किसके बराबर होता है, 3/2 kBT, जहाँ पे kB क्या, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और T क्या, टेम्परेचर। टेम्परेचर की वैल्यू हमेशा केल्विन में पुट करेंगे, SI यूनिट। यहाँ पे kB क्या, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, ये वैल्यू होती है। ठीक, मतलब बेसिकली यहाँ पे एनर्जी के बदले, मतलब यहाँ पे एनर्जी के बदले 3/2 kBT लिख दोगे तो 2 ये कैंसिल हो गया, और जो अंदर मसाला है वो क्या बन जाएगा, 3 kBT इंटू एम, वही 3 kBT इंटू एम, मतलब 3m kBT, ऐसा। ठीक, तो लैम्डा की वैल्यू अगर टेम्परेचर दे रखा हो तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला हो जाएगा। इस फॉर्मूला को डायरेक्ट ऐसे ही याद ही रखेंगे, डायरेक्ट ऐसे ही अप्लाई भी करेंगे। ठीक, तो मतलब इसीलिए मैंने सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिख ही दिया हूँ, इसको यहाँ से काट कुट हो जाएगा ज़्यादा।
तो डायरेक्ट इसी फॉर्मेट में इसको याद रखेंगे। यहाँ से ये सब चीज़ें मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस में हमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट करना होता है। इलेक्ट्रॉन भी एक तरह से पार्टिकल ही है, तो वो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो वो भी वेव रेडिएट करेगा, और उस वेव का जो वेवलेंथ होगा वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ, अगर वो वेवलेंथ कैलकुलेट करना हो तो खास करके इलेक्ट्रॉन के लिए तो एक स्पेशल फार्मूला आ जाते हैं। मतलब बेसिकली सेम फार्मूला ही है, थोड़ा स्पेशल वे में, कि मतलब मान लेते हैं क्वेश्चन ऐसा दे रखा है कि कोई इलेक्ट्रॉन है और उसको हमने डेल्टा वी या फिर वी नॉट पोटेंशियल में उसको डाल दिया, तो उसके पास एनर्जी कितना आ जाएगा, एनर्जी जो होगा वो ई वी नॉट आ जाएगा। मतलब अगर किसी चार्ज को वी नॉट पोटेंशियल से पास करोगे, पहले भी ये कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, तो उसमें कितना एनर्जी आ जाता है, ई वी नॉट आ जाता है, ठीक। तो यहाँ पे जो एनर्जी होगा ई के बदले हम क्या लिख सकते हैं, ई वी नॉट, और जो मास होगा वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो यही वाला फॉर्मूला है वो मॉडिफाई होके क्या बन जाएगा, अब यहाँ पे जगह है नहीं तो मैं इसको यहाँ से ये हटा के फिर से यहीं पे लिख रहा हूँ। तो जो लैम्डा है वो h बाई इलेक्ट्रॉन के लिए अगर लिखें तो क्या हो जाएगा, टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एम ई क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एनर्जी क्या हो जाएगा, ई वी नॉट, अगर उसको हम वी नॉट पोटेंशियल डिफरेंस से पास कराए हैं तो। अच्छा, अब इसमें देखा जाए तो h कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमें पता है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। एम ई क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वैल्यू क्या होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अगर नहीं याद है तो इसको भी मतलब याद करने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो दे ही रखा होगा। 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये सब कांस्टेंट है, सिर्फ वी नॉट एक वेरिएबल है। तो ये सारे कांस्टेंट का वैल्यू अगर हम डाल दें इसमें और सब कैलकुलेट करें तो कुछ एक कांस्टेंट नंबर मिल जाएगा हमें, ठीक। तो हम वही कर रहे हैं यहाँ पे, सारे कांस्टेंट की वैल्यू ये डाल दें। वैसे तो हम लैम्डा के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, पर ये यूज करना काफ़ी डिफिकल्ट होगा। सारे वैल्यू डालने जाओगे तो उसमें टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो फास्ट क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है, तो सारी चीज़ें ये डाल के वहाँ पे कैलकुलेशन करने नहीं बैठेंगे, तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे। सारे चीज़ों को अगर डाल दिया जाए तो जो वेवलेंथ हमें मिलेगा वो डायरेक्ट तुम लिख सकते हो √150/v, जहाँ v क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, उस इलेक्ट्रॉन को कितना पोटेंशियल डिफरेंस से पास कराया गया है। तो जो आंसर आएगा वो एंगस्ट्रॉन में आएगा। मतलब वेवलेंथ एक तरह से लेंथ है, तो उसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर। पर इस फॉर्मूला में हमने ऐसा फिट किया है इसको कि जो फाइनल आंसर आएगा वो एंगस्ट्रॉन में आएगा, ठीक। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि √150 को अगर कैलकुलेट करोगे तो 12.27 होगा, तो इसको डायरेक्ट 12.27 डिवाइडेड बाई √v क्या, पोटेंशियल डिफरेंस, किस पोटेंशियल डिफरेंस से इलेक्ट्रॉन को निकाला गया है, मतलब पास कराया गया है। तो डायरेक्ट ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और उसमें जो आंसर आएगा, जो मतलब डी ब्रॉगली वेवलेंथ आएगा इलेक्ट्रॉन का, वो एंगस्ट्रॉन में आएगा, ठीक। वो ध्यान देंगे, उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला याद करेंगे, ठीक। मतलब एग्जाम्स की तैयारी करो तो डायरेक्ट ऐसे फार्मूले याद रखना है, सीधा वैल्यू उसमें पुट करो, डायरेक्ट आंसर निकालो, ठीक। वैसे तो स्टैंडर्ड फार्मूला सिर्फ यही है, पर इसी फार्मूला का अलग अलग रूप बन जाता है अलग अलग केसेस में। सारे केस हमने पूरा डिटेल में देखा, कोई भी चीज़ें छोड़ी नहीं है। एक बात और ज़रा ध्यान दे देते हैं कि जैसे हमने देखा कि कोई भी पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो वो एक वेव रेडिएट करेगा। वो वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिर्फ और सिर्फ चार्ज पार्टिकल से आ रहा होता है। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सिर्फ और सिर्फ चार्ज पार्टिकल से ही जनरेट किया जा सकता है। तो अगर कोई चार्जलेस पार्टिकल मूव कर रहा है तो वो वेव तो जनरेट करेगा, और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होगा। वो बात ध्यान रखेंगे, ठीक। इसी बात को यहाँ पे अंग्रेजी में हमने मतलब लिख रखा है, ठीक। तो बस इस चैप्टर में इतना ही, चैप्टर समाप्त हुआ। आई होप की चीज़ें समझ में आई हो। कैसा रहा फीडबैक एक्सपीरियंस ये बताओ। ये फर्स्ट चैप्टर ही है, तो समझ में आ रहा है वो भी बताओ नीचे कि समझ में आ रहा है, तो आगे के चैप्टर्स को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। या फिर जो भी तुम मॉडिफिकेशन चाहते हो कि थोड़ा आप तेज़ बोल रहे हो, थोड़ा धीरे बोलो, थोड़ा धीरे बोल रहे हो तेज़ बोलो, थोड़ा और एक्सप्लेन करो, थोड़ा कम एक्सप्लेन करो, ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहे हो, जो भी चीज़ें नीचे कमेंट में बताओ, अगले वीडियो में उसको इंप्लीमेंट की जाएगी। क्योंकि जो भी लोग देख रहे हैं उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ें बनेगी। ज़्यादा लोग देख भी नहीं रहे होंगे, क्योंकि नए नए मास्टर पे भरोसा नहीं करते कोई भी।
अगर तुम कर रहे हो तो चीज़ें कंप्लीट होगी। यहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। और एक बार अब इसको नीचे डिस्क्रिप्शन से या तो तुम लिखा हुआ जो एनोटेटेड नोट्स है वो डाउनलोड कर लो, या फिर एक फ्रेश नोट्स भी अपलोड मतलब यही अपलोड है, वो डाउनलोड कर लो। एक बार सारे फॉर्मूला पहले याद करो और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने बैठो। अब धड़ धड़ मतलब फटाक फटाक क्वेश्चन सॉल्व होगा। कोई भी कॉन्सेप्ट मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट चाहिए होता है वो सारे कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे देखा है। इवन थियोरेटिकल जो प्रॉब्लम होंगे वो भी आप सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि हमने थियरी भी पूरा डिटेल में देखा। जो भी थियरी है सब कुछ देखा, कुछ भी छोड़े नहीं है। ठीक, तो ठीक है, एक्सपीरियंस का रहा नीचे कमेंट में ज़रूर बताना है, और मिलते हैं अगले वीडियो में।